गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 10, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कॉमन टॉपिक हमारा GST। अब समझना कि आप लोगों ने 10th के बाद कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा, 11th और 12th अकाउंटेंसी पढ़ लोगे, तुम बेसिक चैप्टर पढ़ लोगे। उसके बाद से आप फिर से डाइवर्सिफाई हो जाओगे, अपनी अपनी फील्ड चुनोगे। कोई BBA चुनेगा, कोई BCom चुनेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएगा, CA, CS, CMA। सब में ही एक यूनिकनेस है कि GST वाला जो टॉपिक है ना, ये 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, पूरा एक सब्जेक्ट होता है अपने आप में। आपको यहाँ पे GST नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको पढ़ाया जा रहा है GST की अकाउंटिंग। क्योंकि यार अब GST नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने, बहुत हल्ला हुआ था GST जब आया था। देश में GST लागू हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ है। तो अब आप कोई सी भी चीज सेल करोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो नाम तो हम सबने सुन रखा है। अब जब हम चीजें सेल करते हैं तो सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब सेल के साथ साथ GST भी आ गया तो GST की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक जब तक GST का नाम हमने हमारे सिलेबस में नहीं लिया था, तब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सर मैंने अगर 1 लाख रुपए का माल सेल करा तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे कि मेरे पास से लाख रुपए का माल गया और मेरे पास 1 लाख रुपया आया। एंट्री क्या कर रहे थे? पैसों का रूल है, आया तो डेबिट, और सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री दो लोग भूल जाओ, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कि पहले लाख रुपए में माल बेचते थे तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्या करते थे? 1 लाख से एंट्री पास करते थे कि लाख रुपए का माल गया और लाख रुपए आया। अब जब GST लागू हो गया तो लाख रुपए का माल जाएगा तो अकेला लाख रुपया नहीं आएगा। अब हम हमारे कस्टमर से क्या कहेंगे कि देखो भाई साहब, लाख रुपए का तो आइटम है, तो जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसके 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। प्लस देश में लागू हो चुकी है GST, और GST का रेट है 18%। प्लीज़ सब यहाँ देखना, कहीं और खोने लग जाओगे तो मतलब के नहीं हो। ओ भाई साहब, रुद्र भाई साहब देख रहे हो? ठीक। सिर्फ लाख रुपए नहीं दोगे आप, देश में GST लागू हो गया है तो 1 लाख रुपए तो मुझे मेरी चीज़ के दो, गुड्स के दो, प्लस उसके ऊपर 18% GST भी दो। तो टोटल आप मुझे पैसा कितना दोगे? 1,18,000। समझे कि नहीं? अब मैं बेसिक सेल्स में ही समझाता हूँ। मैं यूँ समझता हूँ आप सब लोग पहली बार ही पढ़ने आ रहे हो। आप सोचो, मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने उसको लाख रुपए की चीज़ दी, उससे 1 लाख रुपए तो मेरी चीज़ के लिए प्लस 18,000 रुपये टैक्स के भी लिए, तो मैंने उससे कितने ले लिए? 1,18,000। अब आप में से किसी के मन में सवाल आए, सर वो नहीं दे तो बेटा GST कलेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं GST कलेक्ट नहीं करूंगा तो मैं माल नहीं बेच सकता हूं, और मैंने बिना GST कलेक्ट करे माल बेच दिया तो सरकार मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी कि साला गलती तेरी है। अब आप ये नहीं कह सकते सर वो तो दे ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? वो तो मना कर रहा है कि नहीं GST नहीं दूंगा, लाख रुपए दूंगा। सरकार कह रही मत बेच फिर उसको माल उसको दे जो GST दे। अब समझना, लॉजिकली सोच के जवाब देना। मैंने जो कस्टमर से 1,18,000 रुपये लिए, उसमें से मेरे कितने? सरकार के कितने? समझे कि नहीं? 1,18,000 में से 1 लाख तो मेरा, तो ये तो हो गई मेरी कमाई, और 18,000 रुपये मेरे लिए तो है पर मेरे नहीं है। हम क्या पढ़ के आए हैं? आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो क्या है? ये इनकम। लेकिन आपके पास पैसा आए और लौटाना पड़े तो फिर क्या है? ये लायबिलिटी। क्या है ये मेरे लिए? लायबिलिटी है कि नहीं? सर 1,18,000 आ तो रहा है, लेकिन इस 1,18,000 के 2 टुकड़े हैं, इसमें से लाख रुपए तो मेरे हैं, ये मेरे लिए क्या है? इनकम। और 18,000 रुपये मैंने लिए ज़रूर पर मेरे नहीं है। मुझे अब किसको जमा कराने हैं? सरकार को जमा कराने। सरकार को जमा कराने तो मेरे लिए क्या है? ये लायबिलिटी। तो इस 18,000 को एज अ लायबिलिटी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। कैसे करेंगे? धीरे धीरे सीखेंगे। पहले GST जो टॉपिक है, पहले उसका अपन ये समझ ले कि इम्पैक्ट कितना है। मैं आपको यूँ समझा रहा था कि अगर आप BCom करो, CA करो, कुछ भी करो, GST आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में GST पढ़ाया जाएगा, मतलब वहां पे पूरा एक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी मैं एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा हूं? अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग समझने के लिए मुझे उस एक्ट का 5% हिस्सा समझना पड़ेगा। इसको मैं एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत सिंपल तरीके से। पहले मेरी कुछ बातें समझ लो।
जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब यह है कि सरकार कह रही है कि हम जीएसटी किससे लेंगे? जो चीजों को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। हम कंज्यूमर से टैक्स लेना चाहते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूं, सर मैं तो कंज्यूमर नहीं हूं, मैं तो डीलर हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो मुझे टैक्स नहीं देना क्या? तो सरकार क्या बोली, अबे यार अब हमें क्या पता कौन कंज्यूमर है और कौन डीलर है, तो हम तो सबसे ही टैक्स लेंगे। सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये बात सुनोगे तो ही जीएसटी समझ में आएगी कि हमें पता नहीं है कौन कंज्यूमर है और कौन डीलर है, तो हम तो सबसे टैक्स ले लेंगे। अब ये जिम्मेदारी हुई आपके ऊपर, आप प्रूफ दो कि आप डीलर हो कि कंज्यूमर हो। सर कैसे प्रूफ दो कि भैया अगर आप डीलर हो तो आप माल क्या कर दोगे? आगे बेच दोगे। वापस शुरू से सुन ले भाई, जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। सरकार कह रही है टैक्स कौन देगा? जो कंज्यूम करेगा। सर कंज्यूम करेगा मतलब क्या है? जैसे एक बात समझते हैं, मान लेते हैं मेरी है ना स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। अब मैं अलग अलग दुकानदारों से अलग अलग चीज़ें स्टेशनरी की खरीद के लाता हूँ, ठीक है, और उसको आगे बेच देता हूँ। तो जो मैं स्टेशनरी खरीद के ला रहा हूँ, मैंने उसको कंज्यूम किया क्या? नहीं ना, मैंने तो बेच दिया। लेकिन आप लोग जो अलग अलग दुकानदारों से स्टेशनरी खरीद के लाते हो, आप तो उसको यूज में लेते हो ना, तो इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो सरकार पता है मुझे क्या कह रही है कि देख, मुझे तुझसे टैक्स थोड़ी लेना है, मुझे तो किससे टैक्स लेना है? जो उन चीजों को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। मुझे कंज्यूमर से टैक्स लेना है। मैं कहा ठीक है सर, इसका मतलब मुझे तो टैक्स नहीं देना, मैं फ्री। तो मैं कहा कि नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या पता कि तू कौन सी स्टेशनरी तेरे घर के लिए ले जा रहा है, कौन सी स्टेशनरी तेरे बिजनेस के लिए ले जा रहा है। हम कैसे मान ले तू कंज्यूमर नहीं है, तू डीलर है? हम कैसे माने? तो मैंने पूछा भाई, तो फिर आप ही बताओ कैसे मानोगे? कि सिंपल सा तरीका है, तू तो जितनी भी स्टेशनरी खरीद के लाए उसके ऊपर, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी स्टेशनरी खरीद के लाए उसके ऊपर तू टैक्स पे कर दे, पे कर दे। फिर अब कैसे साबित होगा तू कंज्यूमर नहीं है, डीलर नहीं है? तू उन चीजों को आगे बेच दे। जब तू उन स्टेशनरी को आगे बेच देगा तो तेरा पे किया हुआ टैक्स हम तुझे वापस कर देंगे। मैं क्या कह रहे हैं? काम बिल्कुल सही है। यही डेफिनेशन है कंज्यूमर की और डीलर की, कि डीलर कौन होता है? जो चीजें खरीदता है। किस लिए खरीदता है? आगे बेचने के लिए। तो भाई जब आप खरीदो तो कोई भी माइका ला लो, जब खरीदे तब टैक्स दे दे, लेकिन जब वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा, आगे पास ऑन कर देगा, बेच देगा, तो उसका पे किया हुआ टैक्स हम उसको वापस कर देंगे। यही जीएसटी की गणित है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली। सर कैसे होगा? मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूं। ये एग्जांपल स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ाऊं, सीए फाउंडेशन को पढ़ाऊं कि सीए इंटर को पढ़ाऊं, ये लाख रुपए का एक एग्जांपल है। ये हमेशा रहेगा पूरे कोर्स में, पूरे चैप्टर में यही एग्जांपल रहेगा कि मान लो कि मैं परचेज करके लाया 1 लाख रुपए की चीज। जिस डीलर से मैं परचेज करके लाया, मैं उसको कह रहा हूं भाई साहब मैं तो डीलर हूं, मैं कंज्यूमर नहीं हूं, और मैंने जीएसटी पूरी पढ़ रखी है। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंज्यूमर से टैक्स लो, मुझसे मत लो। तो ये माथे आएगा, अबे पागल हो रहा है क्या? हमें क्या पता तू डीलर है कंपोज के कंज्यूमर है? फालतू की बातें मत कर, तू तो सरकार से जाके मिल ले। मुझे तो मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 रुपये का टैक्स दे, क्योंकि सरकार ने मुझे साफ साफ कह रखा है कि जो तुझे 18,000 रुपये टैक्स के ना दे उसे माल मत बेचना। चाहिए क्या माल? ला चल, लाख रुपये भी दे, 18,000 रुपये दे। ठीक है। मैंने मोदी जी को फ़ोन लगाया कि तुम्हारा डीलर क्या बकवास कर रहा है, क्यों कह रहा है मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, मैं तो कंज्यूमर हूँ, आपने तो कहा था कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। वो यार देख सुन भाइयों बहनों, टैक्स तो अभी देना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, सुनना ढंग से, मोदी जी कह रहे हैं देख भाई अभी तो टैक्स देना पड़ेगा। बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो पहचान नहीं सकता डीलर है कि कंज्यूमर है। ऐसे तो हर कोई दुकान पे आएगा, कहेगा मैं डीलर हूँ, मैं डीलर हूँ, मैं डीलर हूँ, सबके कुछ ना कुछ तो काम धंधे होते ही हैं। तो फिर तो अभी तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मेरा वादा है बेटा तेरे को। क्या वादा है? कि जब तू ये लाख रुपए वाला आइटम आगे बेच देगा ना, तो तेरे पे किया हुआ टैक्स तुझे वापस कर दूंगा।
मैंने कहा पक्का? क्या पक्का? मैं प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस। मैं मम्मी कसम, क्या मम्मी कसम, वापस कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो लो भाई, जब मैं परचेज करके लाया तब मैंने जीएसटी पे किया, कितना? 18% के हिसाब से 18,000। चीज़ कितने की पड़ गई? 1,18,000 की। अब एक बात बताओ, जब मैंने 1,18,000 रुपये दिए तभी मुझे पता है कि इस 1,18,000 में से 18 मुझे वापस मिल जाएंगे, तो मेरे लिए उस चीज़ की कॉस्ट कितनी रह गई? 1,00,000 रह गई कि नहीं रह गई? मैं जानता हूँ मोदी जी ने प्रॉमिस किया, मोदी जी वादा नहीं निभाएंगे तो फिर कौन निभाएगा? देश के प्रधानमंत्री मुकर्रर अपनी बातों से, फिर देश का क्या होगा, है ना? तो भाई मिल जाएगा वापस। हाँ, मिलता भी है, आगे कोई ट्विस्ट नहीं है, मिल जाएगा 18,000 वापस। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है भाई, क्या अब 1,18,000 भले ही दिए हो, 18,000 तो वापस मिलने ही है, तो अपन को चीज़ कितने की पड़ गई? 1,00,000 की। अपन को इसको आगे बेचना है, तो लाख की चीज़ लाख में थोड़ी बेचूंगा यार, मैं भी तो कुछ कमाऊंगा, मैं भी तो पूरा सेटअप लेके बैठा हूं, मेरे यहाँ भी तो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मुझे भी तो घर पालना है। तो मैंने क्या करा कि यार 1,00,000 की चीज़ को अपन बेचेंगे 1,50,000 में। 50,000 रुपये का अपना क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, इस 50,000 में से दूसरे खर्चे वर्चे माइनस हो गया, अपन को 10-15,000 रुपये मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने 50,000 रुपये का कर दिया वैल्यू एडिशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? वैल्यू एडिशन। मतलब मैंने 1,00,000 रुपए की चीज़ को कितने का बना दिया? 1,50,000 रुपये का। अब मैं कह रहा हूँ मुझसे ये चीज़ खरीदनी है, कितने की पड़ेगी? 1,50,000 की पड़ेगी। लेकिन भाई अपन हिंदुस्तान में और देश में लागू क्या हो चुका है? जीएसटी। आपको मुझसे माल खरीदना है तो 1,50,000 रुपये तो मुझे मेरे दे दो और 18% का क्या दे दो? जीएसटी दे दो। समझे कि नहीं? वाजिब बात है कि नहीं? सबको बात गले उतर रही है? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने कहा लाओ, अब 1,50,000 का 18,000 नहीं, 18%। 1,50,000 का 18% बोलो भाई कितना हुआ? क्या बात है, 27,000। तो 27,000 मैंने इसमें से क्या ले लिया? टैक्स ले लिया, जीएसटी। तो अब मैं कस्टमर से कितने लूंगा? 150 लूंगा, 27 लूंगा कि 177 लूंगा? 177 लूंगा। समझे कि नहीं? मैं भी बेचूंगा, मेरे बाप का क्या है, मुझे तो मेरी चीज़ 1,50,000 में बेचनी है। सरकार ने कहा है जीएसटी लगेगा, सो लगेगा ही लगेगा। लाओ भाई, 150 दो, 27 दो, 177। अब वापस से सेम बात, यहाँ आते हैं असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। 2 बच्चे नए हैं तो उनके लिए 2 छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं अपन। पॉज कर दो रे, हेलो, इसको अपन, है ना? ठीक है, ये स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। ये हमारा आज की वीडियो का पार्ट 2 है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ये रुद्र और फिजा सिर्फ आपके लिए, बाकी सबको पता है। असेट मतलब वो अच्छी चीज़ है जो आज मेरे पास है और अगले साल तक पैसा कमाने में मदद करेगी, वो असेट है। जैसे ये फर्नीचर मेरे लिए असेट है, ये स्मार्ट बोर्ड असेट है, ये बिल्डिंग असेट है, ये एसी, ये प्लांट एंड मशीनरी, सब क्या है? असेट। क्योंकि आज मेरे पास है और ये मेरे बिजनेस में काम में आ रही है, मुझे पैसा कमाने में मदद कर रही है, बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, मतलब पैसा कमाने में मदद कर रही है, और अगले साल भी काम में आएगी, तो ये मेरे लिए क्या है? असेट है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि एक तो ये वाला पतले वायर का माइक और एक ये वाला माइक। ये वाला माइक है ना 1-2 महीने ही चलता है, और ये वाला माइक आराम से सालों साल चल जाता है। तो ये वाला माइक अगले साल भी चल रहा है तो ये असेट है, और ये तो अभी 1-2 महीने में खराब हो जाएगा तो ये असेट नहीं है। सर ये असेट नहीं है तो फिर क्या है? ये असेट नहीं है तो क्या है? एक्सपेंस। ऐसी चीज़ें जो इसी साल काम आएगी वो क्या है? एक्सपेंस। ऐसी चीज़ें जो अगले साल भी काम में आएगी वो क्या है? असेट। अब 2 चीज़ हो गई, असेट और एक्सपेंस हो गया। अब लायबिलिटी और इनकम। लायबिलिटी और इनकम में क्या है कि सर आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए, तो वो क्या है? आपके लिए इनकम। मैंने पढ़ाया, आप लोगों से फीस ली, जो पैसा आया वो मेरा हो गया, तो ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। लेकिन आपके पास पैसा आए, आपका नहीं हो रहा, आपको वापस लौटाना है, तो फिर क्या है? वो लायबिलिटी। जैसे मैं बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले आया, अब पैसा तो आया पर मुझे लौटाना भी तो है, वापस लौटाना है, तो फिर ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। सेम रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। मेरे पास पैसा कितना आया? 1,77,000, लेकिन इस 1,77,000 में से 150 तो मेरा हो गया, ये मुझे किसी को देने नहीं है, तो 150 मेरे हो गए, तो ये मेरे लिए क्या है? इनकम। सेल क्या है मेरे लिए? इनकम। जितने का माल सेल करूंगा उतने की क्या हो जाएगी? कमाई हो जाएगी। लेकिन जो 27 है, सर ये तो जीएसटी के नाम के है, ये तो टैक्स के नाम पे है। टैक्स तो किसका होता है? सरकार का। टैक्स का मतलब ही क्या होता है? गवर्नमेंट शेयर। ये याद रखना। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? कोई सा भी टैक्स हो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स?
गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट का हिस्सा। इनकम टैक्स मतलब मेरी इनकम में गवर्नमेंट का हिस्सा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब मेरी गुड्स और मेरे सर्विसेज में गवर्नमेंट का हिस्सा। तो ये तो सर जीएसटी के नाम का है, ये तो सरकार के नाम का है। मैंने कस्टमर से लिया है पर मुझे देना किसको है? ये सरकार को। पैसा आया जरूर पर मेरा हो नहीं गया, मुझे लौटाना है, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो ये जीएसटी मेरे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। समझे कि नहीं? ये बात समझना, ये लायबिलिटी है। अब 177 में से 150 तो मैं रख लूंगा, और क्योंकि ये 27,000 मेरे लिए लायबिलिटी है तो ये मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। अब जब मैं गवर्नमेंट को 27,000 रुपीज़ पे करने जाऊंगा तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। गवर्नमेंट क्या कहेगी? कौन सा वादा, कौन सा इरादा? क्यों मोदी जी भूल गए? आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था भाई और बहनों पे किया हुआ टैक्स वापस कर देंगे। जब आप उस माल को आगे क्या कर दोगे? बेच दोगे। मैं डीलर हूँ, मैंने साबित किया कि नहीं किया? मैंने आगे माल बेचा कि नहीं बेचा? बेच दिया ना। अब पहले मुझे मेरा 18,000 रुपये वापस करो तो ही आपको आपके 27,000 रुपये मिलेंगे, नहीं तो भूल जाओ। बात सही है कि नहीं है? देर तू बता, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? बात मेरी सही है? बात सही है ना यार? तुमने प्रॉमिस करा कि अभी तो 18,000 रुपये दे दे, जब तू माल को आगे बेच देगा तो तुझे तेरे 18,000 रुपये लौटा देंगे। मैंने माल आगे बेच दिया, तुम्हारे लिए 27,000 रुपये रख भी लिए। देखो पैसे ही लाके बताऊंगा, ये देखो देखो ये 27,000 रुपये चाहिए। क्या चाहिए? लाओ मेरे 18,000 रुपये दो। तो अब गवर्नमेंट कहेगी क्या पागल आदमी, हमें 27,000 रुपये देके कह रहे हैं लाओ 18 तो 27 दूंगा। तो क्या कहेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या कहेगी? लॉजिकली कोई दो लोग भी हिसाब करेंगे तो कैसे हिसाब करेंगे? मैं कहूँ कि देख गरिमा, मुझे तुझसे 18,000 रुपये लेने हैं और तुझे 27,000 रुपये देने हैं, तो क्या करें? अब मैं अड़ जाऊँ कि नहीं पहले तू 18,000 रुपये दे तभी मैं ये वाले 27,000 रुपये तुझे दूंगा। तो गरिमा क्या कहेगी? पागल हो गए सर, एक काम करो ना सर, 27 में से आपके 18,000 रुपये काट लो और मुझे मेरे 9,000 रुपये एक्स्ट्रा वाले दे दो। सही है कि नहीं है? यही होगा भाई, यही होगा। जब मैं अब मैं सरकार को बोलूंगा भी नहीं 18,000 दो, वहीं से तेरे को मुंह खोल लगे। मैं क्या कहूँगा? सरकार मेरे 18,000 रुपये आपने रख रखे हैं कि नहीं रख रखे? नहीं है सर। मुझे आपको कितने देने हैं? 27। तो एक काम करो, 27 में से 18,000 रुपये क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। मैं 9,000 रुपये आपको और दे देता हूँ, और हकीकत में मैं सरकार को 9,000 रुपये और दे दूंगा। लेनी देनी भूल चूक माफ़ हो जाएगी। समझे कि नहीं? नतीजा क्या निकला? मुझे मेरे माल के 1,50,000 तो मिले ही मिले। 27 में से मैंने सरकार को तो 9 ही दिए, मेरी जेब में 18 वापस आगे कि नहीं आगे? सरकार ने यही तो प्रॉमिस किया था कि जब तू आगे माल बेच देगा तो तुझे तेरे 18,000 रुपये दे देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि हमें पता है सरकार बहुत शाणे है। सरकार से पैसे लेना मतलब शेर के मुंह से बोटी खींच के लाना। ला सकते हो क्या? सरकार देती लॉलीपॉप। कैसे? कि देख तेरे को 18,000 रुपये वापस चाहिए क्या? हाँ। कब मिलेंगे? जब तू आगे बेच देगा। सरकार जानती है कोई भी नॉर्मल व्यापारी जब आगे माल बेचेगा तो पैसा बढ़ा के बेचेगा या घटा के बेचेगा? बढ़ा के ही बेचेगा। तो बढ़ा के बेचेगा तो सरकार का तो फायदा ही है कि जब वो बेचेगा तो सरकार के लिए और पैसा इकट्ठा करेगा, और पैसा इकट्ठा करेगा तो सरकार कह रही है कि ठीक है तेरा पुराना वाला तेरे पास रख ले, जो एक्स्ट्रा वाला आया वो हमें दे दे। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब इस पूरी गणित को थोड़ा टेक्निकल टर्म से समझते हैं। क्या टेक्निकल टर्म से समझते हैं? कि यार अगर ये मेरा है बिजनेस, इस बिजनेस को रन करने के लिए मैं जितनी भी चीजें खरीद के ला रहा हूं उसको अपन बोलते हैं इनपुट। शायद आपने कभी बचपन में नाम सुना हो। क्या बोलते हैं इसको अपन? इनपुट। और मेरे बिजनेस से अब जो चीजें मैं सप्लाई करता हूं उसको मैं क्या कहूंगा? आउटपुट। क्या बोलूंगा बेटा? आउटपुट। सिंपल भाषा में समझे कि जो चीजें मैं खरीद के ला रहा हूं, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं? परचेजेस। क्या बोलते हैं बेटा? परचेजेस। तो वो तो क्या हो गया मेरे लिए? इनपुट। और फिर जो मैं माल बेचता हूं जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्स। तो वो क्या हो जाता है मेरे लिए? आउटपुट। अब आपने प्रोसेस समझा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो चीजें खरीदते हैं उसके ऊपर हमें पहले क्या देना पड़ता है? टैक्स। तो ये जो 1 लाख के ऊपर 18,000 का मैंने टैक्स दिया, मेरे इनपुट्स पे जो मैं टैक्स दे रहा हूं उसको क्या बोलते हैं अपन? इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट टैक्स। ये मुझे पे करना पड़ता है। समझना, ये याद रखना। मैं जो चीजें खरीद के ला रहा हूं वो इनपुट, उसके ऊपर जो टैक्स पे कर रहा हूं वो इनपुट टैक्स।
और ये मुझे क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। अब मैं मेरे बिजनेस से जो चीजें ऐसा आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो चीजें सेल कर रहा हूं, वो क्या है, आउटपुट। आउटपुट के ऊपर मैं कस्टमर से टैक्स लूंगा, तो आउटपुट के ऊपर जो मैं टैक्स ले रहा हूं उसको क्या बोलेंगे अपन, आउटपुट टैक्स। और ये आउटपुट टैक्स हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सिंपल है, तो हम समझ में आ रहे हैं। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। हाथ के इशारे भी ध्यान रखना हमेशा। इनपुट टैक्स, इनपुट आएगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स, आउटपुट जाएगा तो टैक्स हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। और फिर क्या होता है, एट द एंड इस इनपुट के टैक्स को आउटपुट के टैक्स में से एडजस्ट करके बाकी का बचा हुआ हम गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, डन। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ बच्चे यूं समझ जाते हैं कि जो परचेजेस होता है ना, वो हमारे लिए इनपुट होता है। हाँ, मैं कह रहा हूं मैं जो भी चीज परचेज करके ला रहा हूं, परचेज करके ला रहा हूं, मतलब अब अगर मैं देखूं कि इस इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए आपको जितनी भी चीजें हैं सराउंडिंग में दिख रही है, वो सब मैं खरीद के ला रहा हूं। तो क्यों खरीद के ला रहा हूं? मेरे को शौक है क्या कि मैं ट्राइपॉड खरीद के लाऊं, मजा आएगा, क्या खूबसूरत ट्राइपॉड है, मेरे को मजा आ रहा है क्या? क्यों खरीद के लाया? बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। तो अब इस बिजनेस के लिए मैं जो भी चीजें ला रहा हूं वो सब क्या है मेरे लिए, इनपुट। उन सब पे जो मैं टैक्स पे कर रहा हूं वो क्या है मेरे लिए, इनपुट टैक्स। 300 रुपए की चीज पे टैक्स पे करूंगा, 100 रुपए की चीज पे चेक करूंगा, 50,000 की चीज पे भी टैक्स पे करूंगा, सब क्या है मेरे लिए, इनपुट टैक्स। और मेरा आउटपुट क्या है, मेरा आउटपुट क्या है, इस इंस्टीट्यूट का आउटपुट क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, तो मैं एक टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो टीचिंग सर्विस क्या है, इस चीजों का आउटपुट। तो ये एक आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी सबका मुझे इनपुट मिलेगा। इनपुट मिलेगा मतलब वो जो 18,000 रुपए में पे करूंगा ना, वो मुझे वापस मिलेगा। इनपुट मिलेगा मतलब वो चीजें मुझे क्या मिलेगा, वापस मिलेगी। और जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर मुझे टैक्स क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्टेड टैक्स में से इनपुट वाले टैक्स में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब 2 जनरल एंट्री सबको आई है, रुद्र और फिजा को छोड़ के। अब अगर आपको समझ में आने लग जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो ये 2 चीजें मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बाकी तो सबको समझ में आएगी। कि जब हम परचेज करके लाते थे, तो परचेज करके लाएंगे तो सर परचेज हमारे लिए क्या है, खर्चा है ना। और जब माल खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, पैसा। पैसा क्या है मेरे लिए, असेट। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, असेट मेरा गया मेरे पास से तो क्रेडिट। सबको याद है ना, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और जब मैं माल सेल करता हूं तो माल जाता है और पैसा आता है। पैसों का रूल क्या है, आया तो डेबिट, तो आया तो डेबिट, तो एंट्री क्या करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट। क्या हुआ बेटा, कैसे लेट हो गया? हाँ, एहसान एहसान तेरा हो। पैसा आया तो डेबिट, और सेल ने कर रखी है टू के साथ शादी, तो एंट्री क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट। थोड़ा फर्क समझ लेते हैं, हमारी क्लास को सिर्फ 2 मिनट बाकी है। जब मैं 1 लाख रुपए में माल खरीद के ला रहा था तब मैं एंट्री कर रहा था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। 1.5 लाख रुपए में माल सेल कर रहा था तो एंट्री कर रहा था, पैसा आया 1,50,000 और इनकम भी हो गई 1,50,000। ये एंट्री सबको समझ में आ रही? 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सबको समझ में आ गई कि ये एंट्री। हाँ, अब क्या हुआ सर, जब परचेज करने गया ना तब साले कमीने ने 1 लाख रुपए नहीं लिए, 1 लाख रुपए के साथ साथ 18,000 रुपए भी तो ले लिए। तो मेरे पास से तो पैसा कितना गया, 1,18,000 गया। तो फिर एंट्री तो कितने से होगी, टू कैश अकाउंट 1,18,000। कितना, 1,18,000। पर 1,18,000 में से माल के पैसे कितने हैं, 1 लाख। तो सर परचेज तो कितने की मानी जाएगी, 1 लाख। हम खुद कह रहे थे कि 1,18,000 दे दो, 18 वापस मिल जाएंगे,
चीज कितने की पड़ गई 1 लाख की, तो माल कितने का पड़ गया 1 लाख, तो परचेज कितने की मानी जाएगी 1 लाख की। और 18,000 के लिए क्या कह रहे थे वापस मिल जाएगा, क्या बोल रहे थे वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। जिसका बेनिफिट बाद में मिले वो क्या है आपके लिए असेट, क्या है वो आपके लिए असेट। तो भाई ये जो आप पैसे दे रहे हो ना, ये पूरे 1,18,000 आपका एक्सपेंस थोड़ी है, 1,18,000 में से तो 18 तो वापस मिल ही जाएंगे, तो आपका एक्सपेंस कितने का हुआ ओनली 1 लाख का, 18 तो आपको वापस मिल रहे हैं, तो ये तो क्या है आपके लिए असेट। ये तो एक तरीके से आपका पैसा सरकार के पास जमा है कि नहीं, आपका पैसा बैंक में जमा है, तो आप बैंक के बैलेंस को अपना असेट बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो आपका 18,000 सरकार के पास जमा है, तो वो भी असेट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो अब पूरा 1,18,000 खर्चा नहीं है, थोड़ा एक्सपेंस है थोड़ा असेट है, तो एक्सपेंस और असेट तो अलग अलग होते हैं सर, अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अच्छी बात क्या है, एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है तो डेबिट, असेट भी इंक्रीज होता है तो डेबिट। तो अब एंट्री पता है क्या होगी, एंट्री होगी कि 1,18,000 पैसा तो पूरा गया, पैसों का रूल है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, तो एंट्री होगी अब परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये तो कितना हुआ 1 लाख, और जो असेट है 18,000 का, असेट भी सर इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो असेट का नाम क्या है इनपुट, क्या नाम है उसका इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट टैक्स या इनपुट जीएसटी, हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 18,000। लॉजिक क्या लगा सर, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट, असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, कैश असेट है डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट, सेम रूल यहां लगेगा। सर अब मैंने कस्टमर से 1,50,000 थोड़ी लिए हैं, कस्टमर से कितने लिए हैं 1,50,000 प्लस 27 टोटल कितने लिए हैं 177, और पैसों का रूल क्या है आया तो डेबिट, तो एंट्री क्या करेंगे सर, अब ये पैसा आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1,77,000। इस 177 में से आपके कितने हैं 1,50,000, तो ये क्या हो गई आपकी इनकम, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, क्या माल सेल किया आपने, सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो एंट्री होगी 2 सेल्स अकाउंट कितना 1,50,000। सर बाकी का 27 ये तो आपने सरकार के नाम पे लिया है, ये आपको सरकार को लौटाना है, तो आपके ऊपर क्या आ गई लायबिलिटी, क्या आ गई लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो यहां पे अपन लिखेंगे 2, इस लायबिलिटी का नाम क्या है आउटपुट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट कितना 27,000। डन, क्लियर, कितना सिंपल है, वही तो पुरानी घिसी पिटी एंट्री है। हमारा तो सेंटर फोकस ही क्या है सेल, सर सेल हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो परचेज क्या होता है डेबिट, तो यहाँ पे भी सेल क्रेडिट परचेज डेबिट, बस सेल्स के साथ आउटपुट परचेज के साथ इनपुट। इसको मैं याद भी करवा देता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको जीएसटी के चैप्टर में 3 टैगलाइन याद रखनी है। टैगलाइन मतलब इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल वाला है ना, तो 3 लाइंस जो आपको याद रखनी है, बहुत लॉजिकली लाइंस है। क्या भाई देश में जीएसटी लागू हो गया, देश में जीएसटी लागू हुआ तो जब परचेज करोगे तब भी जीएसटी, और जब सेल करोगे तब भी जीएसटी, है कि नहीं, पूरा मैकेनिज्म समझा ना आपने, जब परचेज करोगे तब भी जीएसटी, जब सेल करोगे तब भी जीएसटी। तो टैगलाइन क्या बनी, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी, डिस्काउंट की तरह था ना, जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो अब क्या है जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल, जोर से बोलो, जहां परचेज जहां सेल, जोर से, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी, बिल्कुल कोरस में सिंक्रोनाइज करके एक साथ बोलेंगे जोर से, जहां परचेज जहां सेल, और जोर से, जहां परचेज जहां सेल, और जोर से, यूं बिगुल बना के रेडी। काप जानी चाहिए लोगों की रूह, हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, हाँ तो क्या, जहां परचेज और जहां सेल, कितना आसान है। परचेज डेबिट तो जीएसटी डेबिट, सेल डेबिट सेल क्रेडिट तो जीएसटी क्रेडिट, और सेल की टैगलाइन तो हमारे रग रग में बसी हुई है इसी,
सेल ने कर रखी है टू के साथ शादी, सेल क्रेडिट तो जीएसटी क्रेडिट, सेल क्रेडिट है तो परचेज क्या है, डेबिट, परचेज डेबिट तो जीएसटी भी क्या है, डेबिट। डन। अब देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो जो चीजें खरीद के ला रहे हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, इनपुट, और जो चीजें बेच रहे हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, आउटपुट। लॉजिकल है कि नहीं? मेरे बिजनेस में मैं जो भी चीजें खरीद के ला रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, इनपुट, और जो मैं सेल कर रहा हूँ वो क्या है, आउटपुट। तो भैया परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, क्या बोलेंगे, परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी। वापस, परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, और सेल्स में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी। वापस जोर से बिगुल बना के, रेडी। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, और सेल में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी। जहां परचेज, अबे कोई इतना भी गधा हो सकता है क्या? चलो फिर से, जहां परचेज, जहां सेल, परचेज में गुड्स आता है तो सेल्स में गुड्स जाता है तो डन। आज अगर जैसे कुछ बच्चे तो पहली बार ही पढ़ने आए और कुछ बच्चे 4-5 दिन बाद आए हैं, तो घर पे जाके मम्मी पापा पूछेंगे बेटा आज क्या पढ़ा है, तो क्या बोलोगे, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। और क्या पढ़ा है, परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट जीएसटी, सेल में गुड्स जाते हैं तो बस खत्म, सिंपल, डन। बाय टाटा सी। नहीं यार मैंने जल्दी छुट्टी कर दी क्या, 4:30 का टाइम है, क्यों जल्दी छुट्टी करना है अपन यार, कोई बाय टाटा सी नहीं, चला आगे बढ़ते हैं। धोखा धोखा धोखा, ठीक है चलो पढ़, 4:30 का ही टाइम है ना। हाँ अबे थाले, ओके ओके। मैंने कितनी टेकलाइन बोली, 3, तुमने कितनी याद करी, 2, तीसरी भी याद कर लेंगे। हाँ ओके, ये समझ में आ गया ना फर्क, हाँ फर्क समझ में आ गया तो इनको मारो गोली। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ देखो अब क्या हुआ सर, ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी तो हमें समझ में आने लग गया, अब इसका पेमेंट भी तो करेंगे अपन सरकार को। हमने सरकार के नाम पे 27,000 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर लिया, जो आप कह रहे हो कि आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो सरकार अपना पैसा छोड़ेगी क्या, मरते दम तक मरते मरते खींच के लेके आएगी उससे, सरकार पैसा छोड़ती ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, सरकार को पे करोगे, पे कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पे कैसे करेंगे सर, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई तो हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट, अब मुझे इसको पे करना है, पे कर दूंगा तो लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी तो डेबिट। और पैसे कैसे दोगे उनको, सर पैसा ही देंगे, कैश देंगे, कैश का रूल क्या है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ये जो चीज क्रेडिट है उसको करेंगे अपन डेबिट, एंट्री होगी आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने से, 27,000 से। अब सर 27,000 पूरे हमें कैश थोड़ी देने हैं, हमारे पास इनपुट है तो सही 18,000 का। और देखो सामाजिक दुनिया में भी तो यही होता है, अगर मेरे ऊपर कोई कर्जा है तो वो कर्जा मैं कैसे चुकाता हूं, क्या चीज देके कर्जा चुकाता हूं, असेट, पैसा भी तो क्या है अपना एक असेट, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरे घर से उठा के क्या लेके जाएगा, मेरे असेट है ना। तो ऑब्वियसली सर लाइबिलिटी पे आउट करने के लिए क्या इस्तेमाल आते हैं, असेट, और मेरे पास एक असेट है किस नाम का, इनपुट जीएसटी का। मैं सरकार से क्या कहूंगा, सरकार मुझे आपको 27,000 रुपये देने हैं ना, एक काम करो मेरा 18,000 रुपये आपके पास जमा भी तो है, यही तो बात हुई थी कि सरकार के पास मेरा 18,000 रुपये जमा है, तो मैं क्या कहूँगा, रख लो सर, नहीं चाहिए मुझे 18, आप रख लो, एडजस्ट कर लेते हैं, मेरी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आप मेरा असेट रख लो। तो जो पहले मेरे पास असेट था वो गया कि नहीं गया, गया ना, मेरे खाते में से 18,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे सरकारी खजाने में से। तो अब मेरा असेट कम हो रहा है, वहां पहले मेरा असेट इंक्रीज हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, डेबिट, अब मेरा असेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है तो क्या करूंगा, क्रेडिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट कितना, 18,000। सर ये पिक्चर बन गई हमारी लाइबिलिटी 27 थी, पर हमारे पास उसको पे करने के लिए जो असेट था, सबसे एलिजिबल असेट इनपुट, वो 18 का ही था, पूरा का पूरा 18 गया। अब सर 9,000 रुपये तो जेब से देने पड़ेंगे, अब तो पैसा देना पड़ेगा,
पैसों का रूल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, या चेक से देंगे तो टू बैंक अकाउंट कितना 9000। हो गई एंट्री। सर लॉजिकली समझो, मैंने 1,18,000 दिए, पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। 118 में से 1 लाख तो मेरा खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, वहाँ देखते जाओ, खर्चा है इंक्रीज हो गया तो डेबिट, बाकी का 18,000 तो वापस मिलना था। तो ये क्या था मेरे लिए, असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। अब मैंने उस असेट को त्याग दिया, गया मेरे पास से असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो डेबिट, अभी मेरे पास से गया तो क्रेडिट। यहाँ पे सर मेरे पास पैसा आया, आया तो डेबिट, उसमें से 1,50,000 मेरा है, मेरी इनकम है, इनकम मेरी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। 27 मेरे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। अब मुझे 27,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी, जैसे तैसे मैं तो पैसे दे दूंगा, तो गई मेरे पास से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी तो डेबिट। इस लाइबिलिटी को मैं 2 हिस्सों में पे करता हूँ, जितना तुम्हारे पास पैसा पड़ा है वो तुम रख लो, बाकी का मैं और दे देता हूँ। तुमने मेरा असेट जब्त कर लिया, जब्ती तो किया एक तरीके से। हाँ, आज मुझे किसी से पैसे लेने हैं और उसका ही कोई आइटम मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप पैसे दे, नहीं तो ये चीज मैं रख लूंगा, अब मैं तुझे वापस नहीं करूंगा। तो वही बात हुई कि मेरे 18,000 सरकार के पास थे, सरकार के लिए 27,000 रुपए थे, ठीक है 18 तो ये रख लो मेरे, तो मेरा असेट अब गया, अब उस पर मेरा अधिकार नहीं है। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, ये कर दिया क्रेडिट, लायबिलिटी पे हो गई तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब जो बच्चा पहली बार ये असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस सुनता है और एकदम से असेट लायबिलिटी ये डेबिट ये क्रेडिट उसको समझ में नहीं आता, तो अपन तीसरी टैगलाइन, बहुत सिंपल, दुनिया का दस्तूर है, जो आता है वो जाता भी है ना, और अकाउंटिंग का दस्तूर है, जो पहली बार डेबिट है तो फिर वो क्या होगा, क्रेडिट। हिसाब बराबर करने के लिए डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना। तो देखो 3 रूल क्या है। पहला रूल, जहाँ परचेज वहाँ जीएसटी, जहाँ सेल वहाँ जीएसटी। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी। तीसरा रूल, जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट, वाइस वर्सा। जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट। जो बचा कुचा कैश से सेटल कर लो भाई। गांधी जी बने ही क्यों है, सेटलमेंट के लिए। शुरू से बचपन से लेकर आज तक उन्होंने करवाया ही क्यों है, सेटलमेंट ही तो करवाया। अंग्रेजों के साथ भी हमारा सेटलमेंट करवाया, गांधी जी का काम ही यही है। जेब में गांधी जी हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, जिसके पास गांधी जी वो सबसे बड़ा आदमी है ना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट जीएसटी। थर्ड वाली लाइन, जो चीज पहले डेबिट थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट थी वो डेबिट। डन। 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, पढ़ा दूं कुछ और। पॉसिबल है कि कल आपकी क्लास ना हो, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मेरे को खून की बोतलें चढ़ने वाली है, तो मैं पहले ही बता दूं, पॉसिबल है तुम्हारी क्लास ना हो। अगर नहीं होती है तो भूल नहीं जाना, 3 टैगलाइन याद कराइए, चाहो तो लिख लो, है ना। ओके, 2 मिनट बाकी है, कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। जिज्ञासा, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ ले। जिज्ञासा देखो बुरा तो नहीं लगता ना बेटा, नहीं लगता ना, लग भी जाएगा तो। ओके, पेज नंबर 10.2, पेज नंबर 10.2, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स। यार नहीं यार, इंपॉर्टेंट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा और ज्ञानवर्धक बातें बताता हूँ जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी के, जब जीएसटी आया था ऑन 1 जुलाई 2017, तो जीएसटी का नारा लगा था वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि जीएसटी से पहले क्या होता था, गुड्स के ऊपर अलग टैक्स होता था, सर्विस के ऊपर अलग टैक्स होता था, और मल्टीपल 27-28 टैक्स और दूसरे भी होते थे। तो जीएसटी को क्यों लाया गया कि इतने सारे टैक्स हो रहे हैं, सबको खत्म करो, एक सिंगल टैक्स रखो।
तो वन नेशन वन टैक्स। लेकिन जब जीएसटी आया ना, तो पता है बम कैसे फूटा? उन्होंने कहा जीएसटी कोई एक टैक्स नहीं है, अपने आप में 4 टैक्स है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, चौथा है यूटीजीएसटी। यूनियन टेरिटरीज जो होती है ना, यूनियन टेरिटरीज जो होती है, दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी के लिए एसजीएसटी के बदले में क्या होता है? यूटीजीएसटी। सिंपल है, जो स्टेट है उसके लिए एसजीएसटी, जो स्टेट नहीं है उसके लिए यूटीजीएसटी। ठीक है, अभी आप लोगों के सिलेबस में यूटीजीएसटी जैसा एग्जाम्पल आता नहीं है, तो तेल लेने जान दो। 4 नहीं है सर, कितने हैं? 3 है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सर ये अलग अलग जीएसटी क्यों है? क्योंकि जीएसटी के आने से पहले हमारे जो ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस चल रहे थे उनका बंटवारा हो रहा था। क्या बंटवारा हो रहा था? कि उसमें से कुछ मेजर टैक्सेस कौन रखती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ मेजर टैक्सेस कौन रखते थे? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर मानो मैंने ये आर्टिकल मैन्युफैक्चर किया, अभी बेचा नहीं, अभी सिर्फ मैंने प्लास्टिक रबड़ खरीदा और उससे ये माल बनाया, तो मैन्युफैक्चर करते ही एक टैक्स लग जाता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। और वो टैक्स हमसे कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जब मैं ये माल आगे बेचता था तो लगता था सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स कौन लेता था हमसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो गुड्स के ऊपर हो गया। जब बनेगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, और जब बिकेगा तब स्टेट गवर्नमेंट क्या लेगी? सेल्स टैक्स। फिर जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे तो सर्विस टैक्स कौन लेता था उसके ऊपर? वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट मतलब अपने भजन लाल शर्मा जी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं और ये वन नेशन वन टैक्स, इतने सारे टैक्स नहीं चलेंगे, वन नेशन वन टैक्स। तो उनको तो डर लगने लग गया कि अब वन नेशन वन टैक्स, तो ये तो टैक्स सारे मोदी जी ले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? तो कहेगा नहीं, वन नेशन वन टैक्स तो कहने के लिए अलग अलग 3 टैक्स होंगे। जब भी कोई माल बिकेगा तो कोई एक टैक्स नहीं लगेगा, 2 अलग अलग जीएसटी लगेंगे। आधा तो लगेगा सीजीएसटी, मतलब 18% की अगर रेट है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। सिंपल है क्या नहीं है? अगर कोई आइटम जिस पे 12% टैक्स लगना है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। सिंपल है क्या नहीं है? सिंपल है। सर फिर ये आईजीएसटी का क्या रोल है? व्हाट डू यू मीन बाय आईजीएसटी? तो एक बात बताओ, सरकार ने यूँ कहा कि आप लोग राजस्थान में हो, आप राजस्थान के किसी व्यापारी से कोई माल खरीदते हो 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर हमें 18,000 का टैक्स लगाना है, तो हम क्या कह रहे हैं राजस्थान के बंदे को? इनसे 18,000 रुपए का टैक्स ले, लेकिन आधा आधा करके ले। 9,000 तो सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी, तो 9,000 तो वो दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9,000 किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट भजन लाल शर्मा जी को। 9,000 मोदी जी आपके, 9,000 आपके, भजन लाल शर्मा जी, एक तेरा एक मेरा, है ना? ओके। फिर अब वो कह रहा है कि मान लो जब कोई राजस्थान का बंदा गुजरात वाले को बेचेगा तो फिर आधा मोदी जी तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो बाप है सबके, है ना? तो वो अपना आधा 9,000 तो ले ही जाएंगे, बाकी का 9,000 तो ये लड़ने लग जाएंगे। राजस्थान वाला करेगा मेरा, गुजरात वाला करेगा नहीं मेरा, तो फिर किसको लेंगे? तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि 2 बिल्ली की लड़ाई में कौन रोटी खा जाता है? बंदर। याद है क्या आप लोग? किस ने वो कहानी नहीं सुनी? बदनसीब बेचारा, कहानी नहीं सुनी, नहीं सुनी। जिसने कहानी नहीं सुनी, बेटा ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। दादी नानी की कहानियों में जो सीखने को मिलेगा वो आजकल के टीचर सिखा पाएंगे क्या? तो ये सुन लो, ये शीर्षक टाइटल सुन लो, 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। जिसने ये कहानी नहीं सुनी है, घर जाते ही मम्मी का पीछे पड़ जाना, मम्मी पहले बताओ बिल्ली कब लड़ी और बंदर ने कब रोटी खाई। हाँ, अब जब 2 राज्य अपने आप में लड़ रहे थे तो रोटी कौन खाएगा? मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि जब भाई साहब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में बिकेगा ना, तो तेल लेने के आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, पूरा 18% आईजीएसटी किसका? मोदी जी का। समझेंगे नहीं? क्लियर है? 3। अब ये याद रखना है अपन को, अपने क्वेश्चन में आएगा, वो बोलेगा कि हम जयपुर के बिलोंग करते हैं, डीलर कहाँ का है? जयपुर का है, तो वो कोटा में माल बेचेगा तो जीएसटी कौन सा लगाना? सीजीएसटी एसजीएसटी। जयपुर में ही बेचे तो सीजीएसटी एसजीएसटी, उदयपुर में बेचे तो सीजीएसटी एसजीएसटी, मुंबई में बेचे तो
IGST। सूरत में बेचे तो, अहमदाबाद में बेचे तो, चेन्नई में बेचे तो, समझ गए कि नहीं समझे? बाय टाटा, सी यू। मितांशी अटेंडेंस लगाती है ना तू लगाती है कि मैं मार के लगाती हूँ? तू लगाती है अटेंडेंस की प्रति लगाती है? कितने बच्चे एब्सेंट थे मैम को अलग से बताना।